स्वागत है आपका जीनियस यूनिक स्टडी में। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 पर श्वसन व सांस लेने के बारे में पढ़ेंगे। जोशी के बारे में यह चैप्टर नीट, बोर्ड तथा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। आज हम श्वसन यानी रेस्पिरेशन की हर एक बारीकी को एकदम लॉजिकल तरीके से समझेंगे, बिना किसी रट्टा मार टेक्निक के। तो इस टॉपिक की शुरुआत ना एक बहुत ही आम गलतफहमी से करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि सांस लेना यानी ब्रीदिंग और श्वसन यानी रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीजें हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। हाँ। इसको अगर हम एक गाड़ी के इंजन से कंपेयर करें तो कैसा रहेगा? जैसे गाड़ी की टंकी में सिर्फ पेट्रोल डाल देने से गाड़ी नहीं चलती, है ना? नहीं, उसके लिए तो स्पार्क चाहिए। राइट। उस पेट्रोल को इंजन के अंदर भेजा जाता है, जहां स्पार्क प्लग उसे जलाता है, कंबशन होता है और तब जाकर एनर्जी बनती है। हाँ, एकदम सही एनालॉजी है ये। तो क्या हमारे शरीर में खाना पेट्रोल है और ऑक्सीजन वो स्पार्क है? क्या रेस्पिरेशन सिर्फ हवा का अंदर बाहर होना नहीं है? नहीं, देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा फर्क है। हवा का अंदर आना, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, वो तो सिर्फ रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का एक फिजिकल प्रोसेस है। ओके। असली खेल यानी रेस्पिरेशन तब शुरू होता है जब वो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर पहुंचती है। श्वसन असल में एक रासायनिक क्रिया है, लाइक अ केमिकल प्रोसेस। जहां पर वो फूड का ब्रेकडाउन होता है। हाँ, बिल्कुल। इस प्रोसेस में जो खाना हमने खाया है, विशेष रूप से ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, और इस टूटने की क्रिया को हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। अच्छा, और जब ये ग्लूकोज टूटता है तो एग्जैक्ट रिजल्ट क्या निकलता है? ग्लूकोज के टूटने पर तीन मेन चीजें बनती हैं: एनर्जी, पानी यानी H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ओके, एनर्जी, पानी और CO2। हाँ, और जो एनर्जी मिलती है उसे कोशिकाएं ATP के रूप में स्टोर कर लेती हैं, जिससे शरीर के सारे काम होते हैं, और CO2, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे वापस ब्लड के रास्ते फेफड़ों तक लाकर बाहर निकाल दिया जाता है। मेक सेंस। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जहाँ कंफ्यूज किया जाता है वो है इस प्रोसेस का नेचर। श्वसन एक अपचाई यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस है। वेट, कैटाबॉलिक को थोड़ा थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब तोड़-फोड़ करना होता है ना? हाँ, सिंपल टर्म्स में वही। देखो, बायोलॉजी में रिएक्शंस दो तरह के होते हैं: एनाबॉलिक, जिसमें चीजें जुड़ती हैं और बनती हैं, और कैटाबॉलिक, जिसमें चीजें टूटती हैं। अच्छा। श्वसन में ग्लूकोज, जो एक जटिल अणु या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, और जब भी केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं तो उनके अंदर फंसी हुई एनर्जी मुक्त होती है। इसीलिए ये एक कैटाबॉलिक क्रिया है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस लॉजिक को हमेशा याद रखना चाहिए। ओके, तो इंसान में तो फेफड़े हैं ऑक्सीजन अंदर लाने के लिए, लेकिन नेचर में तो अलग-अलग आकार के जीव हैं। हाँ, डाइवर्सिटी तो बहुत है, लेकिन हवा अंदर लेने के टूल्स एवोल्यूशन के हिसाब से बदल गए हैं। अगर स्पंज या फ्लैटवर्म्स जैसे बिल्कुल सरल जीवों की बात की जाए तो उनके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। तो वो सांस कैसे लेते हैं? उनका शरीर इतना सिंपल होता है कि हवा डायरेक्ट उनकी सतह से विसरण यानी डिफ्यूजन के जरिए अंदर चली जाती है। डिफ्यूजन का सिंपल रूल है, चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बहती हैं। ओह अच्छा, मतलब बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, सेल में कम, तो वो खुद ब खुद अंदर चली जाती है। एकदम सही। लेकिन केंचुआ तो थोड़ा बड़ा होता है, वो डिफ्यूजन कैसे करता है? केंचुआ अपनी त्वचा यानी स्किन का इस्तेमाल करता है, जिसे हम मॉइस्ट क्यूटिकल कहते हैं। उसकी स्किन हमेशा नम रहती है, क्योंकि गैसेस तभी आसानी से आर पार हो सकती हैं जब सतह गीली हो। ओह, इसलिए अर्थ फॉर्म्स हमेशा गीले दिखते हैं। हाँ, अगर केंचुए की स्किन सूख जाए तो वो सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। वहीं अगर हम कीड़े मकोड़ों जैसे कॉकरोच की बात करें तो उनका सिस्टम और भी अलग है। उनमें क्या होता है? उनके पास ब्लड के जरिए ऑक्सीजन भेजने का सिस्टम नहीं होता। इसकी जगह उनके शरीर में नलियों का एक पूरा जाल बिछा होता है, जिसे ट्रेक्यूल सिस्टम कहते हैं। ये हवा की नलियां सीधे हर एक टिश्यू तक खुलती हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे हर घर में डायरेक्ट हवा का पाइप सप्लाई दे दिया हो। बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। और मछलियां, उनका तो वेल नोन है कि वो गिल्स यूज करती हैं क्योंकि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती हैं। एग्जामिनर उठाते हैं। अक्सर सवाल आता है कि कशेरुकियों यानी वर्टिब्रेट्स में गिल्स का इस्तेमाल कौन करता है।
मछलियाँ करती हैं ना? हाँ, ध्यान रहे वर्टिब्रेट्स में केवल मछलियां ही ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिवली गिल्स पर निर्भर करती हैं। बाकी के वर्टिब्रेट्स जैसे मेंढक यानी एम्फिबियंस, सांप, पक्षी और हम इंसान, ये सभी हवा से सांस लेने के लिए फेफड़ों का ही उपयोग करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा वापस ऑक्सीजन के रोल पर आते हैं। अगर मैं यीस्ट की बात करूं जो ब्रेड बनाने में यूज होता है, हाँ, फर्मेंटेशन में। मैंने सुना है कि वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर इंजन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है तो यीस्ट की भट्टी कैसे जल रही है? और इंसान बिना ऑक्सीजन के क्यों नहीं जिंदा रह सकता? ये समझने के लिए हमें श्वसन को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। अवायवीय यानी एनारोबिक और वायवीय यानी एरोबिक श्वसन। यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। तो खाना कैसे जलता है वहां? जब ऑक्सीजन नहीं होती तो खाना यानी ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं जल पाता। कंबशन अधूरा रह जाता है। इस अधूरे टूटने की वजह से CO2 और H2O के बजाय एथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है। तो इस अधूरे कंबशन का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इसमें बहुत कम एनर्जी निकलती है। अगर नंबर्स में बात करें तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP एनर्जी बनती है। सिर्फ 2 ATP? ये तो बहुत कम है। हाँ, ये इतनी कम है कि सिर्फ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही इस पर जिंदा रह सकता है। लेकिन इंसान या दूसरे बड़े जानवरों में एरोबिक श्वसन होता है। यहाँ ऑक्सीजन ग्लूकोज को पूरी तरह तोड़ देती है, यानी पूर्ण ऑक्सीकरण या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। बिल्कुल। और इस कंप्लीट कंबस्टन का रिजल्ट ये होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 या 38 ATP एनर्जी निकलती है। वाओ! यानी बिना ऑक्सीजन के 2 और ऑक्सीजन के साथ 36 या 38, सीधा 18 गुना ज्यादा एनर्जी। हाँ, यही कारण है कि इंसान का इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स शरीर बिना ऑक्सीजन के कुछ मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस इंजन तक हवा पहुंचाने वाले पूरे रास्ते को ट्रेस करते हैं। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए हवा में तैरता हुआ एक धूल का कण या डस्ट पार्टिकल है जो सांस के जरिए किसी की नाक में चला गया। ओके। फेफड़ों तक पहुंचने से पहले शरीर इस डस्ट पार्टिकल को कैसे रोकता है? हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसी महंगे एयर प्यूरिफायर से कम नहीं है। इस यात्रा की शुरुआत होती है बाहरी नासा छिद्रों यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से। जैसे ही हवा नासिका गुहा में एंटर करती है, वहां मौजूद छोटे छोटे बाल पहला फिल्टर बन जाते हैं। अच्छा, जो नाक के बाल होते हैं। हाँ, लेकिन जो धूल के कण उन बालों से बच निकलते हैं, उनका सामना श्लेष्म यानी म्यूकस से होता है। ये एक चिपचिपा पदार्थ है जो नाक की दीवारों पर होता है। तो पार्टिकल में फंस जाता है। बिल्कुल। डस्ट पार्टिकल इस म्यूकस पर जाकर बिल्कुल वैसे ही चिपक जाता है जैसे मक्खी मकड़ी के जाले में। मैंने एक इमेज देखी थी नाक के अंदर की एनाटॉमी की। वो बिल्कुल सीधा पाइप नहीं है, बल्कि अंदर घुमावदार हड्डियां जैसे कुछ दिखता है। नेचर ने उसको सीधा पाइप क्यों नहीं बनाया? हाँ, उन घुमावदार हड्डियों को नासा शंखिकाएं या टर्बिनेट बोन्स कहते हैं। इनका घुमावदार होना ही इनकी सुपर पावर है। वो कैसे? जब हवा इन हड्डियों से टकराती है तो वो अंदर एक भंवर यानी वॉर्टेक्स बनाती है। इससे हवा का संपर्क क्षेत्र यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ओह, इससे क्या फायदा होता है? अगर बाहर बहुत ठंडी या बहुत गर्म हवा है तो इस घुमाव में फंसकर वो हवा हमारे शरीर के तापमान के बराबर हो जाती है। साथ ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो बचे हुए डस्ट पार्टिकल्स हैं वो दीवार पर चिपके म्यूकस की तरफ फेंक दिए जाते हैं। ये तो सच में नेचर का अपना एयर कंडीशनिंग और फिल्ट्रेशन सिस्टम है। कमाल है। हाँ, एकदम एडवांस्ड। फिर उसके बाद हवा गले में आती है, पर यहाँ तो एक बहुत बड़ा डिजाइन फ्लॉ लगता है। हवा और खाना दोनों एक ही रास्ते से गुजरते हैं ना शुरू में। सही पकड़ा। नाक से फिल्टर हुई हवा ग्रासनी यानी फेरिंग्स में आती है। ये एग्जाम के लिए एक जरूरी पॉइंट है। फेरिंग्स वो कॉमन जंक्शन है जहां खाना और हवा दोनों मिलते हैं। तो खाना सांस की नली में क्यों नहीं जाता? तो ये फ्लैप हवा की नली को ढक लेता है ताकि खाना फेफड़ों में ना चला जाए। हाँ, स्मार्ट डिजाइन। हाँ, फेरिंग के ठीक बाद कंठ यानी लैरिंग्स आता है। इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहां से हमारी आवाज निकलती है। ये हवा की नली यानी श्वासन नली या ट्रेकिया का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। ठीक है, तो हवा फिल्टर हो चुकी है, बॉडी टेम्परेचर पर आ चुकी है और लैरिंग्स क्रॉस कर चुकी है। अब सामने आता है ट्रेकिया। हाँ, मैं इसको अपने दिमाग में एक वैक्यूम क्लीनर के पाइप की तरह विजुअलाइज कर रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है,
जब वैक्यूम क्लीनर बहुत तेजी से हवा खींचता है तो अगर पाइप पतला हो तो वो वैक्यूम के प्रेशर से पिचक जाता है। बिल्कुल। हमारी गर्दन में जो ये ट्रेकिया है, सांस खींचते वक्त वो पिचक क्यों नहीं जाता? ये सवाल बहुत ही लॉजिकल है, क्योंकि फेफड़े जब हवा खींचते हैं तो अंदर एक नेगेटिव प्रेशर बनता है। इस प्रेशर से पाइप को पिचकने से बचाने के लिए नेचर ने ट्रेकिया और उसके आगे की नलियों में सी आकार के कार्टिलेज के छल्ले लगाए हैं। सी शेप के छल्ले? हाँ, ये लगभग 15 से 20 रिंग्स होते हैं जो पाइप को हमेशा खुला रखते हैं, चाहे अंदर कितना भी प्रेशर हो। वेट, मुझे एक और बात समझनी है। ये छल्ले सी शेप के क्यों होते हैं? पूरे गोल ओ शेप के क्यों नहीं होते? ये एक ऐसी बारीकी है जो किताबों में अक्सर मिस हो जाती है, लेकिन समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेकिया के ठीक पीछे हमारी भोजन नली या ईसोफेगस होती है। ओके। जब कोई व्यक्ति खाने का बड़ा निवाला निगलता है तो भोजन नली को फूलने के लिए जगह चाहिए होती है। अगर कार्टिलेज के रिंग्स पूरे गोल होते तो वो एक सख्त पाइप बन जाता और खाना अंदर जाने में दर्द होता। ओह वाओ। हाँ, सी शेप होने की वजह से पीछे का हिस्सा लचीला रहता है, जिससे भोजन नली आराम से फूल सकती है। माइंड ब्लोइंग। नेचर हर चीज का कैलकुलेशन करके बैठी है। तो अब ये पाइप आगे जाकर फेफड़ों में एंटर करता है, वहां क्या होता है? इंसान में एक जोड़ी फेफड़े या लंग्स होते हैं जो वक्ष गुहा या थोरैसिक कैविटी में सुरक्षित होते हैं। हर एक फेफड़े के ऊपर एक दोहरी झिल्ली होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस झिल्ली का क्या काम है? इन दोनों झिल्लियों के बीच थोड़ा फ्लूइड होता है जो फेफड़ों को घिसने या फ्रिक्शन से बचाता है। फेफड़ों के अंदर जाकर ट्रेकिया एक पेड़ की शाखाओं की तरह टूटता है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी और अंत में ये नलियां छोटे छोटे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स में खुलती हैं। इन गुब्बारों को क्या कहते हैं? इन्हें वायु कोष्ठकों या एल्वियोली कहते हैं। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो इन्हीं एल्वियोली में ऑक्सीजन और ब्लड की मुलाकात होती है। बिल्कुल सही। एल्वियोली की दीवारें इतनी पतली होती हैं कि गैस आसानी से उनके आर पार जा सकती हैं। इनके चारों तरफ रक्त केशिकाओं या ब्लड कैपिलरीज का घना जाल बिछा होता है। अच्छा। और आपको पता है, अगर किसी इंसान के दोनों फेफड़ों के सारे एल्वियोली को खोलकर जमीन पर बिछा दिया जाए तो वो लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा सरफेस एरिया कवर कर लेंगे। एक टेनिस कोर्ट जितना? सच में? हाँ, इतना बड़ा एरिया इसलिए चाहिए ताकि खून और हवा के बीच अदला बदली तेजी से हो सके। एक बात याद आई, आपने बताया था कि नाक के अंदर म्यूकस डस्ट को रोकता है, पर अगर कोई धूल का कण वहां से भी बच निकले तो क्या फेफड़े उसको झेलने के लिए तैयार हैं? यही वो मिसकंसेप्शन है जिसे स्टूडेंट्स अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ट्रेकिया और ब्रोंकी की दीवारों पर भी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो म्यूकस बनाती हैं। ओह, वहां भी म्यूकस होता है? हाँ, ये म्यूकस बची कुची धूल और बैक्टीरिया को पकड़ लेता है। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये म्यूकस ज्यादा बनने लगता है और यही दूषित श्लेष्म आगे चलकर बलगम या कफ के रूप में बाहर निकलता है। ओके, तो एनाटॉमी क्लियर हो गई। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को, यानी हवा अंदर आने से लेकर एनर्जी बनने तक के सफर को स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें तो वो कैसे होगा? इस पूरे मैकेनिज्म को हम 5 लॉजिकल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है ब्रीदिंग, यानी सांस लेना, जिसमें हम ऑक्सीजन वाली हवा को अंदर लेते हैं और CO2 वाली हवा को बाहर धकेलते हैं। ओके, पहला स्टेप ब्रीदिंग। दूसरा स्टेप है डिफ्यूजन। इसमें एल्वियोलाई की पतली झिल्ली से ऑक्सीजन का ब्लड में जाना और CO2 का ब्लड से एल्वियोलाई में आना होता है। ठीक है, और तीसरा स्टेप है ट्रांसपोर्ट। खून के जरिए इन गैसेस को फेफड़ों से शरीर के कोने कोने तक, हर एक टिश्यू तक ले जाना। गॉट इट। चौथा स्टेप क्या है? CO2 की अदला बदली होना। और आखिरी स्टेप? और अंत में 5वां स्टेप है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें सेल उस ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को तोड़ती है और एनर्जी बनाती है। वेट, एक मिनट। इसका मतलब शुरू के 4 स्टेप्स तो सिर्फ ऑक्सीजन की डिलीवरी का लॉजिस्टिक्स संभाल रहे हैं, असली प्रोडक्शन तो सिर्फ 5वें स्टेप में है। एकदम ठीक। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे फेवरेट ट्रिकी एरिया यही है। पहले 4 स्टेप्स जिसमें गैसेस का आदान प्रदान और ट्रांसपोर्ट होता है, उसे बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो आखिरी वाला है, और जो 5वां स्टेप है, जहां असल में कोशिका के अंदर रिएक्शन हो रहा है, उसे अंतःश्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये क्लियर हुआ। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े फिजिक्स के सवाल पर। फेफड़े खुद तो फूलते और पिचकते नहीं होंगे, उनमें ऐसी कोई मसल नहीं होती? सही बात है। तो ये हवा अंदर खींचती कैसे है?
इसे हम साइकिल वाले पंप से समझें तो जब पंप का हैंडल खींचते हैं, अंदर जगह बढ़ती है और हवा आती है, तो फेफड़ों को कौन खींच रहा है? यहाँ पूरी तरह से बॉयल्स लॉ लगता है, प्रेशर और वॉल्यूम का खेल। फेफड़ों के पास अपनी खुद की फैलने वाली मसल्स नहीं होती। इस मशीन को चलाने के लिए 2 मेन पार्ट्स लगते हैं, कौन कौन से? डायफ्राम और पसलियों यानी रिब्स के बीच की मसल्स। डायफ्राम छाती और पेट के बीच एक डोम आकार का स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक पर्दा। अच्छा, जब सांस अंदर लेनी होती है, जिसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं, तो डायफ्राम की मसल्स सिकुड़ती हैं और वो नीचे की तरफ चला जाता है। साथ ही पसलियों की मसल्स सिकुड़ती हैं और पसलियां बाहर की तरफ आती हैं। तो इस मसल एक्शन से होता क्या है? इससे वक्ष गुहा या थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है। और जैसा फिजिक्स का नियम है, वॉल्यूम बढ़ने से फेफड़ों के अंदर का दबाव बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। और हवा लो प्रेशर की तरफ आती है। बिल्कुल। हवा की आदत है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। इसलिए बिना फेफड़ों के कुछ किए हवा उनमें भर जाती है। क्योंकि इस प्रोसेस में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और एनर्जी लग रही है, इसलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस है। और सांस छोड़ते वक्त यानी एक्सपिरेशन में क्या होता है? उसमें भी एनर्जी लगती है? नहीं, नॉर्मल सांस छोड़ने में कोई एनर्जी नहीं लगती। ये एक पैसिव प्रोसेस है। डायफ्राम और पसलियां रिलैक्स हो जाती हैं, अपनी पहले वाली जगह पर वापस लौट आती हैं। तो वॉल्यूम कम हो जाता होगा? हाँ, इससे वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर धकेल दी जाती है। स्वस्थ अवस्था में एक इंसान 1 मिनट में करीब 12 से 16 बार ये साइकिल रिपीट करता है। मुझे याद है एक बार एस्थमा चेक करने के लिए डॉक्टर ने एक मशीन में फूंक मारने को कहा था। फेफड़ों की सांस लेने और छोड़ने की कैपेसिटी को कैसे मापा जाता है? इन्हें हम मेडिकल टर्म्स में श्वासनात्मक आयतन या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कहते हैं। इन्हें विजुअलाइज करने के लिए अलग-अलग आकार के बर्तनों को सोचिए। ठीक है, बताइए। सबसे पहले है ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम, जिसे टीवी कहते हैं। ये वो हवा है जो कोई व्यक्ति नॉर्मल रिलैक्स्ड अवस्था में सांस लेने और छोड़ने में यूज करता है। इसका वॉल्यूम लगभग 500 ml होता है। 500 ml यानी एक हाफ लीटर वाली पानी की बोतल जितना मान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है IRV, जिसे हम एक्स्ट्रा सांस कहते हैं। इसका पूरा नाम है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। ये कितना होता है? मान लीजिए आपने नॉर्मल सांस ली और उसके तुरंत बाद पूरी ताकत लगाकर अपने फेफड़ों में जितनी हवा भर सकते थे उतनी भर ली। ये जो एक्स्ट्रा हवा है वो करीब 2500 से 3000 ml होती है। ओह, यानी लगभग एक बड़ी 2.5 या 3 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल जितनी हवा। बिल्कुल वही। और इसका ठीक उल्टा होता है ERV। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जब व्यक्ति बलपूर्वक और हवा बाहर धकेलता है तो वो ERV कहलाती है, जो करीब 1000 से 1100 ml होती है। पर क्या फेफड़ों की हवा पूरी तरह खाली की जा सकती है अगर मैं पूरी ताकत लगा दूं? यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स का मार्क कटता है। आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, फेफड़े कभी पूरी तरह खाली नहीं होते। उनमें हमेशा थोड़ी हवा बची रहती उस है। बची हुई हवा को क्या कहते हैं? उसे अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम यानी RV कहते हैं। ये करीब 1100 से 1200 ml होती है। फेफड़े पूरे खाली क्यों नहीं होते? इसका लॉजिक क्या है? इसे गीले प्लास्टिक पॉलीथीन की तरह सोचिए। अगर पॉलीथीन गीली है और आप उसके अंदर की सारी हवा खींच लें तो उसकी दोनों दीवारें आपस में चिपक जाएंगी और फिर उसको खोलना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, एल्वियोली भी तो पतली और गीली होती हैं। हाँ, फेफड़ों की एल्वियोली नम होती हैं। अगर वो पूरी खाली हो गई तो वो आपस में चिपककर कोलैप्स हो जाएंगी। दूसरा कारण ये है कि RV होने से खून और हवा के बीच गैसेस का एक्सचेंज हमेशा चलता रहता है, चाहे इंसान सांस छोड़ भी रहा हो। ये सच में नेचर का ब्रिलियंट फेल सेफ मैकेनिज्म है। मैंने कैपेसिटीज के बारे में भी पढ़ा है, जैसे वाइटल कैपेसिटी। ये वॉल्यूम से अलग कैसे हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम्स को जोड़ा जाता है तो उससे फुफ्फुसिया क्षमता या पल्मोनरी कैपेसिटी बनती है। जैसे वाइटल कैपेसिटी। हाँ, वाइटल कैपेसिटी या जैव क्षमता का मतलब है कि पूरी ताकत से सांस छोड़ने के बाद मैक्सिमम कितनी हवा अंदर भरी जा सकती है। इसमें ERV, TV और IRV तीनों जुड़ जाते हैं। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? अगर इस मैक्सिमम कैपेसिटी में बची हुई हवा यानी RV भी जोड़ दी जाए तो वो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाती है। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है FRC। FRC क्या है? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता।
ये वो हवा है जो नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में रुकी रहती है। इसका फॉर्मूला है ERV + RV। ठीक है, फेफड़ों की मैथमेटिक्स तो समझ आ गई। अब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर चलते हैं। एल्वियोली तक ऑक्सीजन आ गई, लेकिन अब इसको बॉडी के ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचाना है। एक डिलीवरी लॉजिस्टिक्स की तरह सोचिए, जहां रक्त यानी ब्लड हमारा हाईवे है। लेकिन ब्लड आखिर अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी कैसे करता है? ऑक्सीजन ब्लड में पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल ट्रक्स चाहिए होते हैं। ये ट्रक हैं हमारी लाल रक्त कणिकाएं यानी RBCs के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन। ओके, तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है? हाँ, लगभग 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर सफर करती है और बची हुई सिर्फ 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा यानी ब्लड के लिक्विड पार्ट में घुल के जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ तो जाता है, पर उसको पता कैसे चलता है कि ऑक्सीजन को कहाँ ड्रॉप करना है? ये बहुत ही शानदार केमिकल सेंसिंग है जिसे बोर इफेक्ट कहा जाता है। फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, वहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अच्छा, लेकिन इस ट्रक की एक आदत है, ये एसिडिक जगहों पर और जहां CO2 ज्यादा होती है वहां टिक नहीं पाता। तो जब ये ब्लड किसी एक्टिव टिश्यू के पास जाता है तो वहाँ क्या होता है? जब ये ब्लड वहां पहुंचता है जहां एनर्जी लगने से CO2 और एसिडिटी ज्यादा बन रही है, वहां का एनवायरनमेंट हीमोग्लोबिन का आकार बदल देता है और उस आकार के बदलते ही वो ऑक्सीजन को खुद से अलग करके उस टिश्यू में गिरा देता है। ओह वाह, यानी ऑक्सीजन वहाँ ऑटोमेटिकली छूट लाती है जहाँ उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल, स्मार्ट डिलीवरी। कमाल का ऑटो ड्रॉप सिस्टम है। लेकिन टिश्यू से रिटर्न आते वक्त वहाँ जो CO2 का कचरा जमा हुआ है, उसको फेफड़ों तक लाया कैसे जाता है? CO2 का ट्रांसपोर्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि CO2 की प्रॉपर्टीज O2 से अलग है। इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है कि लगभग 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में आती है। 70%? हाँ, करीब 20 से 23% CO2 सीधे RBCs पर बैठकर वापस आती है और बाकी 7% प्लाज्मा में घुल कर आती है। वेट, ऑक्सीजन प्लाज्मा में सिर्फ 3% घुल रही थी, पर CO2 7%? और CO2 का इतना बड़ा हिस्सा बाइकार्बोनेट बनकर क्यों आ रहा है? हीमोग्लोबिन इसे ज्यादा क्यों नहीं लाता ज्यादा? यही पॉइंट एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है। CO2 पानी में यानी ब्लड प्लाज्मा में ऑक्सीजन के मुकाबले 20 से 25 गुना ज्यादा घुलनशील या सॉल्युबल होती है। अच्छा, इसलिए वो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। हाँ, इसलिए RBCs के अंदर जाकर CO2 पानी के साथ एक रिएक्शन करती है, जिससे कार्बोनिक एसिड बनता है, जो तुरंत बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाता है। ये बाइकार्बोनेट ब्लड बफर का भी काम करता है, ताकि खून का pH लेवल न बिगड़े। समझ गया। अच्छा, इतना कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक सिस्टम और टाइमिंग चल रही है, फेफड़े फूल रहे हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दिन भर हम चलते फिरते हैं तो कभी अपनी सांस बदल सकते हैं, पर रात में जब हम गहरी नींद में होते हैं तब सांस लेने का रिमाइंडर कौन देता है? इस पूरी फैक्ट्री का मैनेजर या कंट्रोल रूम कहाँ है? हमारी सांस की जो लय या रिदम है, वो पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसका मुख्य कंट्रोल रूम हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से में स्थित होता है, जिसे मेड्यूला कहते हैं। मेडुला? हाँ, मेडुला हमारी बेसिक सांस लेने की रिदम को हमेशा जिंदा रखता है। इसके अलावा ब्रेन में ही एक असिस्टेंट होता है जिसे पॉन्स कहते हैं। पॉन्स का काम है उस रिदम को हालात के हिसाब से एडजस्ट करना, जैसे भागते वक्त सांस को तेज करना। अगर कंट्रोल रूम ब्रेन में है तो ब्रेन को पता कैसे चलता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कम हो रही है? यहाँ आप एक बहुत ही लॉजिकल मिसकंसेप्शन का शिकार हो गए और एग्जामिनर्स इस मिसकंसेप्शन का पूरा फायदा उठाते हैं। क्यों, क्या गलती की मैंने? ब्रेन का श्वासन केंद्र या रेस्पिरेटरी सेंटर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता। क्या है, ये कैसे हो सकता है? सांस तो ऑक्सीजन के लिए ले रहे ना। देखो, एवोल्यूशन ने इसको अलग तरीके से डिजाइन किया है। ब्रेन मुख्य रूप से CO2 और हाइड्रोजन आयंस की एसिडिटी के बढ़ने को मॉनिटर करता है। ओह, CO2 के लेवल को देखता है। हाँ, क्योंकि अगर बॉडी में CO2 जमा हो जाए तो खून का pH तेजी से बढ़ेगा और एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे, जिससे तुरंत मौत हो सकती है। ये तो सच में खतरनाक है। बिल्कुल, इसलिए जैसे ही सेंसर CO2 और हाइड्रोजन आयंस का थोड़ा सा भी बढ़ना डिटेक्ट करते हैं, वो कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजते हैं और मेडुला तुरंत सांस की स्पीड बढ़ा देता है ताकि CO2 को बाहर फेंका जा सके। वाह, CO2 का बढ़ना खतरे की घंटी है, O2 का गिरना नहीं। अमेजिंग। अच्छा, हमने फ्यूल जला लिया, इंजन चला लिया,
लेकिन जहां मशीन्स होती हैं वहां खराबी भी होती है। आजकल इतना एयर पोल्यूशन है, लोग चेन स्मोकिंग करते हैं। इन बाहरी फैक्टर्स से ये इतना प्रिसाइज सिस्टम कैसे फेल होता है? जब इस फाइन ट्यून सिस्टम पर इतना लोड पड़ता है तो कई तरह की श्वासन विकृतियां या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पैदा होती हैं। नीट और बोर्ड्स में मुख्य रूप से 3-4 डिसऑर्डर्स पर सवाल बनते हैं। पहली कौन सी है? पहला है दमा यानी एस्थमा। ये अक्सर एलर्जी या धूल के कारण होता है। इसमें हवा की नलियों जैसे ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स की मसल्स सिकुड़ जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है। तो सांस लेने में दिक्कत होती होगी। हाँ, रास्ता पतला होने की वजह से हवा बाहर छोड़ते वक्त सांस उखड़ती है और एक घरघराहट या व्हीजिंग साउंड आती है। और धूम्रपान या स्मोकिंग का डायरेक्ट असर क्या होता है? स्मोकिंग की वजह से मुख्य रूप से वतास्फीति यानी एम्फिसेमा नाम का रोग होता है। ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। धूम्रपान के कारण फेफड़ों के अंदर की उन एल्वियोली की पतली दीवारें नष्ट होने लगती हैं। एल्वियोली नष्ट होने से क्या होगा? क्या गैस एक्सचेंज एरिया कम हो जाएगा? बिल्कुल सही गैस किया। वातास्फीति का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि गैसेस के आदान प्रदान के लिए जो सतह क्षेत्र या सरफेस एरिया चाहिए था वो स्थायी रूप से कम हो तो जाता इससे है। क्या प्रॉब्लम आती है? सांस लेने में? दीवारें टूटने से छोटे गुब्बारों की जगह एक बड़ा थैला बन जाता है जिसमें हवा फंस जाती है। इसलिए एम्फीजीमा के मरीज को सांस अंदर लेने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी हवा को बाहर निकालने में होती है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है ध्यान रखने के लिए। और तीसरी बीमारी कौन सी है? तीसरा है श्वासानिशोथ या ब्रोंकाइटिस। इसमें लगातार सूजन के कारण बहुत ज्यादा म्यूकस बनता है जिससे व्यक्ति को लगातार खांसी आती है। तो दोस्तों, आज हमने शरीर के एक आम से लगने वाले प्रोसेस के पीछे छिपे हुए एक बेहद कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत इंजीनियरिंग सिस्टम को डिकोड किया। श्वासन का मतलब सिर्फ नाक से हवा लेने तक सीमित नहीं है। ये पूरी एक केमिकल फैक्ट्री है जो हर सेल में चल रही है। एकदम सही। डायफ्राम के पिस्टन स्टाइल पंप से लेकर हीमोग्लोबिन के स्मार्ट ट्रक डिलीवरी सिस्टम और दिमाग के CO2 सेंसिंग अलार्म तक, ये एक परफेक्ट तालमेल है। हाँ, और मेरा सभी स्टूडेंट्स को यही सुझाव है कि आगे से जब भी इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें तो इन्हें सिर्फ किताबों में ना देखें, अपने शरीर में फील करें। कैसे फील करें? सोचो कि कैसे डायफ्राम नीचे जा रहा है, बॉयल्स लॉ के चलते प्रेशर गिर रहा है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर बाइकार्बोनेट के पैरेलल सफर कर रही है। जब कोई इंसान इस तरह से फिजियोलॉजी को खुद से जोड़ लेता है तो कोई भी ट्रिकी एग्जाम सवाल उसको हिला नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया एडवाइस है। और सेशन को रैप अप करने से पहले मैं आप सबके दिमाग के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने समझा कि दिमाग का मेड्यूला हमारी सांस को एक ऑटो पायलट पर चलाता है। हमें कभी याद नहीं रखना पड़ता कि मुझे अगली सांस लेनी है। हाँ, वो ऑटोमेटिक है। लेकिन जरा सोचिए, जब हम ध्यान या मेडिटेशन करते हैं या प्राणायाम करते हैं तब हम कॉन्शियसली यानी अपनी मर्जी से अपनी सांसों की स्पीड को धीमा और लंबा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है, क्या दिमाग सांस को कंट्रोल कर रहा है या हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड उस ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम को अपनी मर्जी से हैक कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।